बीजेपी की सरकार एकदम अपने मुद्दे से भटक गई है। रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है और रोजगार के साथ लोगों पे अत्याचार बहुत हो रहा है। रेप कितने हो रहे हैं आए दिन देख रहे हैं आप। और आज ही कानपुर में कल कानपुर में एक 13 साल के बच्चे के साथ निर्मम हत्या की गई। उसकी जगह जगह राहुल गांधी जी जनता के बीच में इसीलिए जा रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि उनको दुख दर्द क्या है। वो पूछ रहे हैं, जैसे गुजरात में गए वहाँ पूछे कि आप हमें जब बताएंगे तभी तो हम जानेंगे कि आपको कष्ट क्या है। फर्नीचर वाले के यहाँ चले गए, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते, खुद काम करके अनुभव भी लेते। राहुल गांधी जी के अंदर एक बदलाव सा देखने को मिला है। मतलब एक जगह पर वो शांत नहीं बैठ रहे हैं, कहीं इनसे मिलना है कहीं उनसे मिलना। जनता के बीच में जमीनी स्तर पर वो मजबूती बनाने में लगे हुए हैं। क्या इलेक्शन को देख करके ऐसा वो कर रहे हैं? 15 लाख से लेके अब तक जितने वादे किए हैं सारे वादे इनके झूठे ही रहे। उन्होंने डिग्री दिखाई, किसने दिखाई? प्रधानमंत्री ने दिखाई, अमित शाह जी ने दिखाई डिग्री। अब उसको सार्वजनिक करने से डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। इतनी सारी कमियां गिना है, खैर अच्छी बात है आप लोगों का काम है, लेकिन जब बात वोट की आती है या फिर इलेक्शन की आती है तो जनता फिर मोदी जी के साथ नहीं क्यों चली जाती है? आप चुनाव देखिए ईवीएम में कितनी गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसे हम बताए ना इतने % वोट बढ़ा है, ऐसे यहाँ भी किया है, यूपी में भी। अगर ये गड़बड़ी नहीं किए होते तो इनकी सरकार ही नहीं आती। राहुल गांधी के में ऐसी कौन सी खूबी है जो नरेंद्र मोदी जी के में नहीं ये तो शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया था हमारे प्रधानमंत्री को, इतनी बड़ी बेइज्जती की। हमारे यहाँ का विदेश मंत्री जाके वहाँ बैठा रहा कई दिन, वहाँ सिफारिश करता रहा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुला लीजिए मोदी जी, उनके दोस्त। लेकिन उनका निर्देश था कल उसका 16 लाख करोड़ रुपए जो है इन लोगों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का उन्होंने कर्ज माफ कर दिया आते ही जब सरकार बनी थी। और हमारे किसान बेचारे का जो है 10,000 रुपया नहीं माफ किए। मायावती जी एक तरफ कहती हैं कि कांग्रेस वाले और जो सपा वाले हैं बीजेपी की भी पार्टी है, आप क्या कहेंगे? मेरे बहन जी इन्होंने अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बनाया और फिर निकाल दिया उसको, और उसके बाद अपने भाई को बना दी कोऑर्डिनेटर भी बनाया, उपाध्यक्ष वो ही हैं। तो लेकिन भाई ने कहीं उनका बेटा ना नाराज हो जाए, भाई ने भी इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं अनूप यादव, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामवरण गौतम जी, इनसे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों अगर हम बात करें तो औरंगजेब की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रही थी। राजनीति में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी जी की एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी। उनके अपने रवैये को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिलों में जो अपनी जगह बनाई है उसको लेकर के। आपको याद होगा जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि कहीं वो रायबरेली चले जाते हैं, कहीं कूली बन जाते हैं, कहीं तमाम सारे छात्रों से बातचीत करते हुए तमाम सारी फोटोज और वीडियोस उनके वायरल हुआ करते हैं। अभी इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे बीजेपी के खेमे में खलबली सी मच गई। मैं आपको बता दूं कि वो गुजरात चले जाते हैं, वही गुजरात जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। जब वो गुजरात जाते हैं तो बीजेपी के खेमे में एकदम खलबली मच जाती है। फिर उसके बाद में वो आते हैं और अचानक से मुंबई चले जाते हैं। आपको याद होगा कि जो मुंबई है, मुंबई में भी भाजपा की ही सरकार है। तो इससे होता क्या है, जो पूरा बीजेपी का खेमा है वो एक तरह से हलचल मच जाती है बीजेपी के खेमे में। अब इसी पर मैं बातचीत करूंगा कि आखिर राहुल गांधी जी करना क्या चाहते हैं। हमारे साथ में एक बार फिर से बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामवरण गौतम जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी लगातार मतलब बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं, कहीं यात्राएं करते हैं, कहीं छात्रों के बीच में जाते हैं, कहीं बुलेट से चलते हुए नजर आते हैं। अभी आपने देखा मोदी जी के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में जो कहा जाता है गुजरात, वहां गए, फिर वहां से मुंबई चले गए। क्या चल क्या रहा है अंदर ही अंदर? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी वो जन नेता है। हाँ, इस समय वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में या स्टेट में, जहाँ जहाँ का आपने नाम लिया, बीजेपी की सरकार एकदम अपने मुद्दे से भटक गई है। रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है और रोजगार के साथ लोगों पे अत्याचार बहुत हो रहा है।
रेप कितने हो रहे हैं आए दिन देख रहे हैं आप। और आज ही कानपुर में कल कानपुर में एक 13 साल के बच्चे के साथ निर्मम हत्या की गई उसकी, और उसके साथ कुकर्म किया गया और 10 लाख की फिरौती मांगी गई। उसके बाद जो है उसको उसकी डेथ बॉडी मिली कुएं के अंदर। तो कुछ भी जो इस समय हो रहा है इस पर अंकुश नहीं है सरकार का। तो सबसे मेन मुद्दा जो ये लोग भटका दे रहे हैं बार बार, तो राहुल जी जनता के बीच में जो जाने की बात आप कर रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं, वो समझना चाहते हैं हर चीज को, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आपने सही कहा, सुल्तानपुर गए, रायबरेली गए थे, सुल्तानपुर गए, वो बातचीत करते हुए नजर आए काफी ज्यादा, वो वीडियो और जो फोटोज हैं वहाँ के बारे में। जी 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 हाँ, छात्रों के बारे में बातचीत की है। और उसके बाद जो है ये जो अपने सुल्तानपुर में ये हमारे रामजी मोची जो थे उनसे मिले, और कुलियों से मिले थे, उनका दुख दर्द जानना चाहते हैं। और बॉम्बे पहुंच गए, गुजरात पहुंच गए, बॉम्बे में गए धारावी में, जहां पर चमड़े का व्यापार हो रहा है, समाज स्टूडियो था, हाँ वहां पर उन्होंने बातचीत, वहां गए और कैसे उनको आगे बढ़ाना है उनके बिजनेस को, उसके बारे में समझे। और यहाँ तक कि सुल्तानपुर के जो थे उनको भी वहां बुला लिया था उन्होंने समझाने के लिए कि देखिए किस तरीके से कार्य होता है। तो जगह जगह राहुल गांधी जी जनता के बीच में इसीलिए जा रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि उनको दुख दर्द क्या है। वो पूछ रहे हैं, जैसे गुजरात में गए वहां पूछे कि आप हमें जब बताएंगे तभी तो हम जानेंगे कि आपको कष्ट क्या है और उस कष्ट को हम कैसे दूर करेंगे, ये जानकारी वो प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए जगह जगह जा रहे हैं वो। और महाराष्ट्र नहीं, अभी तो वो कई जगह जाएंगे जनता के बीच में। अब जैसे कुम्हारों के यहाँ चले गए थे, उसके बारे में जानकारी लिए दिल्ली में। फर्नीचर वाले के यहाँ चले गए, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते, खुद काम करके अनुभव भी लेते हैं। एक बार में एक फोटो आया था जिसमें वो कन्नी लेकर के घर बनाने लगे थे कि मिस्त्री से मिले हुए थे। जी 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 जी। तो वो आजकल के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर या जो सरकार में हैं, बड़े बड़े दावे जो करते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आदरणीय राहुल जी वो लोगों के बीच में सारी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आपको आप बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, आपके अंदर मतलब आपको क्या किया जाए आपके लिए कि जिससे आप तरक्की करें। हर बिजनेसमैन के साथ जाके बात कर रहे हैं वो, छोटे व्यापारियों के साथ, कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए जो है राहुल जी जनता के बीच में जा रहे हैं और जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है, तभी से अचानक से राहुल गांधी जी के अंदर एक बदलाव सा देखने को मिला है। मतलब एक जगह पर वो शांत नहीं बैठ रहे हैं, कहीं इनसे मिलना है, कहीं उनसे मिलना है, जनता के बीच में जमीनी स्तर पर वो मजबूती बनाने में लगे हुए हैं। क्या इलेक्शन को देख करके ऐसा वो कर रहे हैं? नहीं, इलेक्शन में हार जीत अपनी जगह है। वो तो हमारे आदरणीय राहुल जी इस बात को साफ कह रहे हैं, हमें हार जीत से मतलब नहीं है। जैसे जनगणना की बात है, वो जनगणना कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कराएंगे। सरकार आ गई हमारी तो करा के दिखाएंगे। वो कह रहे हैं जनगणना कराने से हमें ये नहीं कि हमें फायदा ही हो, फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो आबादी के हिसाब से जिसकी भागीदारी है, जो मतलब जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको भागीदारी मिले, उसको उसका हक मिलना चाहिए। और वर्तमान सरकार में वो वादे तो कर ले रहे हैं लेकिन कोई पूरा नहीं कर रहे हैं। कोई वादा आज तक इन्होंने पूरा किया ही नहीं। आप शुरू कर लीजिए 15 लाख से लेके अब तक जितने वादे किए हैं, सारे वादे इनके झूठे ही रहे हैं। वो अमित शाह जी कहते हैं ये तो एक जुमला होता है लोगों से वोट मांगने का। आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में वो यही चीज कहते हैं, ये एक जुमला है। नहीं, ये तो अब उनके अब मैं उनको नेता नहीं समझता। वो तो इनके जो मतलब होम मिनिस्टर है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो एक मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं वहाँ। हमारे आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके मैनेजर हैं, वो मैनेजर का काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी इनकी डिग्री दिखाने की बात आई थी,
तो उन्होंने डिग्री दिखाई। किसने दिखाई? प्रधानमंत्री ने दिखाई, अमित शाह जी ने दिखाया डिग्री। अब उसको सार्वजनिक करने से डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, लेकिन सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाह रहे? इंटायर डिग्री ये इंडिया के अंदर पहली डिग्री होगी, मेरे ख्याल विश्व के अंदर किसी के पास नहीं है डिग्री। इंटायर डिग्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, जो कि बचपन में ही 35 साल जो है भीख मांग के खाए थे। वो बता रहे थे खुद ही, पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका बयान था कि मैं 10-12 साल की उम्र में निकल गया था, 35 साल तक भीख मांग कर खाया हूं। तो जब 35 साल तक भीख मांग कर खाए हैं तो वो पढ़ाई लिखाई कब की है? डिग्री उनको कहां से मिल गई? और जितने भी वो बीच में कभी जो है वो बाइजिकल हो जाते हैं कि अवतार लिया है उन्होंने। मोदी जी कहते हैं कभी कभी लगता है कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो वो तो आप कहना शुरू किए, हाँ कहना शुरू किए थे, अब वो वापस आ गए कि मैं इंसान हूं, इंसान से ही गलती होती है। तो हर मुद्दे पे, जैसे किसान के मुद्दे पर इन्होंने जो है साल भर परेशान किया किसानों को। जब सरकार आई इनकी, सारे किसानों की जमीनों को जो है जगह जगह इनके मित्र जो अडानी जी है वो गोदाम खोल दिए जगह जगह। आपको ध्यान होगा जब इनकी सरकार आई थी शुरू में, तो अब ये सोच रहे थे कि सारे किसानों की जमीनें लेकर खेती अनाज लेके वो उनके गोदामों में भर देंगे, और इनसे एग्रीमेंट कराना चाहते थे किसानों से कि एग्रीमेंट करें और अनाज सारा इनको दें, अडानी एंड कंपनी को। लेकिन किसान घबरा गए कि भाई ये तो हम मालिक रहेंगे ही नहीं, फिर मालिक तो ये हो जाएंगे। तो अच्छा, इनका ये भी प्लानिंग थी कि जो हम कहेंगे वही आपको बोना है, जो बीज देंगे वही बोना है आपको, और देख रेख हम करेंगे, काटेंगे हम, हमारे आदमी। तो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और इन्होंने जो कानून बनाया तो उस पर अड़ गए ये सरकार, लेकिन किसान ने विरोध किया। कम से कम 700 किसानों की जो लिखित में है, 700 किसानों तक की मौत हो गई, उसमें शहीद हो गए बेचारे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को होश आया और उन्होंने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसलिए मैं वो कानून वापस ले रहा हूं और किसान अपनी जमीन को जोत बो सकते हैं। वो 3 काले कानून जो नाम दिया गया, मतलब 3 काले कानून थे, जी जी, मोदी जी ने अपने वापस ले, हाँ वापस ले लिए उस समय। आप लोग इतनी सारी कमियां गिना देते हैं, खैर अच्छी बात है, आप लोगों का काम है, लेकिन जब बात वोट की आती है या फिर इलेक्शन की आती है तो जनता फिर मोदी जी के साथ में क्यों चली जाती है? आपने अभी दिल्ली का चुनाव देख लिया, वहां पर भी वही चीज हुई। यूपी भी आप पहले हार गए, आपने देखा लोकसभा के चुनाव में। खैर यूपी में तो दोस्ती चली, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रंग लाई, लेकिन इलेक्शन में क्या वजह रह जाती है कि आप लोग आखिरी में हार जाते हैं, जनता उनके साथ में चली जाती है? देखिए, आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। जिस समय चुनाव हो रहा था, मान लो हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां पर आप देखे होंगे जिस दिन गिनती हो रही थी वोटों की, तो उसमें वीडियो में वायरल हो रहा था कि 99% जो है उसमें चार्जिंग दिखा रही थी मशीन के अंदर, ईवीएम में। तो जब जिस दिन वोट पड़े थे उस दिन और मशीनों में 60-65% बची थी बैटरी, जब वोटिंग हुई थी, तो वहां ऑफ कर दिया जाता है। जिस दिन गिनती होती है उस दिन उसको ऑन करते हैं। तो 99% जो है कई मशीनों में 99% चार्जिंग थी, तो वो कहां से आ गई? इसका मतलब जो है चुनाव आयोग मिला हुआ है, उसने मशीनें बदलवाई हैं। और इतना ही नहीं, ये तो जो हुआ ही। इसके बाद आप महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में जब चुनाव गिनती होती है शाम को 6 बजे करीब, तो जितना वोट प्रतिशत बताते हैं 5 बजे जितना बताते हैं, उसके 1 घंटे के बाद 6 बजे बताते हैं कि 1% वोट बढ़ा है। अगले दिन सुबह फिर वही चुनाव आयोग जो है 74 लाख वोट बढ़ा देता है। तो 74 लाख वोट कहां से बढ़ गए? और आज तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने कि ये वोट बढ़ा कैसे। वहां भी तारीख दे दी जा रही है। अब मैं खैर न्यायाधीश के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कुछ कहना नहीं चाहता हूं ज्यादा, लेकिन चुनाव आयोग मिला हुआ था उसमें। क्योंकि अब जैसे एक बिल्डिंग में वहां पूना में
एक बिल्डिंग के अंदर जो है 7,000 वोट कहां से आ गए, ये उसका भी जवाब नहीं दे रही है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं। भाई एक बिल्डिंग के अंदर 7,000 कैसे आ जाएंगे वोटर? तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह मिला हुआ है। जब चुनाव आयोग मिला हुआ है, वो जिसको चाहता है उसको जीता देता है। लेकिन मान लीजिए कहीं कहीं पर आपकी भी तो सरकार बनती है ना, वहां पर ईवीएम खराब नहीं होती है क्या? फिर वही सवाल आएगा, वो भी वही चीज दोहराता है। उसको मैं बता रहा हूँ, जो छोटे राज्य हैं वहां पर ये कहीं कहीं पे बेईमानी नहीं करते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, क्योंकि उनको छोटे राज्य की चिंता नहीं है। जा रहा है जाने दो, बड़े राज्य को हम कवर कर लेंगे, तो ये इनकी नीयत है। तो इस वजह से ईवीएम का हम लोग विरोध कर रहे हैं और ईवीएम को हटना ही चाहिए। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा ये सरकार नहीं जाएगी। यूपी जैसे बड़े राज्य में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में आधे से ज्यादा सीटें आप लोग लाए। जी जी जी। ईवीएम में हेराफेरी हुई कि नहीं हुई? नहीं, इसमें भी हेराफेरी हुई। वो इसलिए हुई कि आधे से ज्यादा आप लोग पा गए वोट। भाई पा गए क्योंकि जनता ने जरूरत से ज्यादा वोट दिया। ये ईवीएम में कितनी गड़बड़ी करे, जैसे हम बताए ना इतने % वोट बढ़ाए, ऐसे यहाँ भी किया है, यूपी में भी। अगर ये गड़बड़ी नहीं किए होते तो इनकी सरकार ही नहीं आती। भाई ये ईवीएम की बदौलत, ईवीएम क्या चुनाव आयोग की बदौलत, ईवीएम प्लस चुनाव आयोग, इन दोनों की बदौलत सरकार में आए हैं। नहीं तो 500 वोट से हरा दे रहे हैं हमारे एमपी को। भाई गोरखपुर में एक रिजर्व सीट थी, बांसगांव सीट पे आपने जो है 500 से कम वोट से हरा दिया। और इसी तरह वो हमारे एक सीट यहाँ की है मुरादाबाद की, वहां से जो है कुछ वोटों से हरा दिए। रिकाउंटिंग नहीं कराने दिए, रिकाउंटिंग कराते तो फिर मामला फंस जाता, उनके हार जाते। ये एलिगेशन तो अखिलेश यादव भी लगाते हैं। जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उन्होंने भी यही कहा कि कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट, 400 वोट, 500 वोट ऐसे रिकाउंटिंग करके समाजवादी पार्टी को हरवाया गया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बीजेपी जीती नहीं, हम लोगों से सर्टिफिकेट छीन लिए, एक तरह से कह सकते हैं। तो बिल्कुल पिछली बार भी जो बांदा में चुनाव हुआ था, जहां से उनके चचेरे भाई लड़े थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका इस समय, तो वो जीत चुके थे, लेकिन डीएम ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। वो मौर्य जी की बेटी लड़ी थी, उसको दे दिया था, जिता दिया था। वो केस आज तक फाइनल नहीं हुआ है। तो ये करते रहते हैं। बीजेपी जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, इनका सारा दारोमदार विश्वास पे नहीं है। ना जनता पे इनको विश्वास है, ना किसी पे इनको विश्वास ही नहीं है। चलिए ठीक है। अभी बैसाखी की सरकार बीजेपी को कहा जा रहा है, जो अभी एनडीए की सरकार है, क्या मानते हैं कि 5 साल चलेगी या फिर नीतीश जी एक बार पलटी मारने वाले हैं? देखिए, ये तो नीतीश जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का। कहा जा रहा था कि बैसाखी की सरकार है, 1 या 2 साल में गिर जाएगी। देखिए, जो लालच है ना, जो लालच है या किसी चीज का डर है, क्योंकि ये सरकार हमेशा डर दिखाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डर के मारे उनके साथ हैं। अभी ये ईडी और सीबीआई का चक्कर ना होता तो वो सब कांग्रेस को अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों की बात होती है, बीजेपी के नेताओं से बात होती है, वो डरे हुए हैं। तो इस डर से जो है खुल के कोई नहीं आ रहा है। रही इनकी जो अभी आपने नाम लिया बिहार का, तो ये भी अब इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो माहौल है इस समय बिहार का, उसमें लोग यही कह रहे हैं पलटी मार सकते हैं ये। अब पलटी नहीं मारेंगे तो उनकी अपनी पार्टी नीतीश जी की खत्म हो जाएगी, वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी के में ऐसी कौन सी खूबी है जो नरेंद्र मोदी जी के में नहीं है? बताइए। ये तो जो आपको पता है वो गिनाई है। देखिए, हमारे आदरणीय राहुल जी पहली बात तो जो बात कहेंगे सच्ची कहेंगे। और आपने देखा होगा जो जैसे यहाँ पर जो हादसे होने वाले होते हैं, उससे पहले वो आगाह कर दिए और बाद में वो हुआ है। चाहे कोरोना का मामला हो या कोई मामला देख लीजिए आप, एक हो गया। और हाँ, इसी तरह से जो भी वो कहे हैं आज तक, मतलब वो झूठ बोलते ही नहीं है।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो झूठ के सिवा सच कभी बोले ही नहीं। वो झूठ के क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका उन्होंने वो झूठ का पुलिंदा तो उनके पास है ही है, लेकिन उनके पास झूठ की डिग्री भी है। वो इंटायर की डिग्री की बजाय वो झूठ की डिग्री ले चुके हैं। बॉस के नाम से जाना जा रहा है, आप देख नहीं रहे विदेशों में बॉस कहा जा रहा है मोदी जी। हाँ बिल्कुल, विदेशों में बॉस उनको कहा जा रहा है। अभी अमेरिका से आप देखे होंगे, जो हमारे देश के लोग बेचारे वहां गए थे, अंतराइज तरीके से गए, कैसे भी गए। सबसे बड़ी बात यह है वो गए क्यों? गए इसलिए कि आपने रोजगार नहीं दिया उनको। हमारे देश के अंदर आप रोजगार खत्म कर दिए, सब प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं। जितनी सरकारी संस्थाएं बनाई थी कांग्रेस ने, जहां पर सुई नहीं बनती थी, सुई से लेकर हवाई जहाज, रेलवे और कम से कम इसरो तक, जिससे हम चांद पे पहुंच रहे हैं लोग, ये सब जो है कांग्रेस ने बनाया। कम से कम 200 से ज्यादा सरकारी संस्थाएं बनाई हैं, जिसको ये प्राइवेट करते जा रहे हैं। रेलवे कर दिया इन्होंने, एयरपोर्ट कर दिया, और आपका जो है ये बीएसएनएल कर दिया। बीएसएनएल अब शायद थोड़ा आ रहा है उसमें, गवर्नमेंट के उसमें, नहीं तो वो भी प्राइवेट कर दिया था इन्होंने। बीएचएल है, ईएचएल है, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट करना कर दिया। यहाँ तक कि सचिवालय के अंदर जो भर्तियां हो रही हैं भारत सरकार में और स्टेटों में, वहां भी ये प्राइवेट कर दिए हैं। जो बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं आज, जो एमए कर रखे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, या हाई स्कूल से लेके जो भी डिग्रियां हैं उनके पास, जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भर्ती कर रहे हैं तो वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो वो क्या करेंगे बेचारे? जल्दी वैकेंसी निकले, इसीलिए तो वो अग्निवीर लेकर के आ गए, कह रहे हैं 4 साल की नौकरी, जल्दी जल्दी सबको रोजगार मिलेगा। भाई अग्निवीर वो ला रहे हैं, लेकिन उसका तो हम विरोध कर रहे हैं। कारण ये कि जब वही काम जो हमारे परमानेंट सैनिक करते थे, वही काम ये 4 साल के सैनिक कर रहे हैं। जब तक इनको ट्रेनिंग दी जाती है, 4 साल में ये ट्रेंड होते हैं। इनको जो हमारे सैनिक हैं, इनको ऐसी ऐसी जगह भेजा जाता है ट्रेनिंग के दौरान या ड्यूटी लगने पे भी। ट्रेनिंग से जब निकलते हैं, ड्यूटी जब दी जाती है इनको, तो पहले जो है इनको बर्फीली जगह पे और पहाड़ियों पे, कटीली जगह पे, हर जगह इनको ट्रेंड किया जाता है। 4 साल में जब ये ट्रेंड होते हैं तो ये इनको बाहर कर दे रहे हैं। तो वो 4 साल के बाद बेचारे क्या करेंगे? वो बेरोजगार हो गए। ये भी नहीं है कि आप पेंशन दे रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं पेंशन मिलेगी झूठ बोल रहे हैं। तो पहले जो वैकेंसियां निकलती थी या पहले जो सैनिक थे हमारे, वो दिल खोल कर रहते थे और जंग के मैदान में तैयार रहते थे जंग के लिए, क्योंकि उनको परिवार की चिंता नहीं थी। वो जान रहे थे अगर हम शहीद भी हो गए तो हमारे परिवार का कोई ना कोई मिलिट्री में ले लिया जाएगा, या उनको जो है इतना दे दिया जाएगा कि वो कोई रोजगार कर सकते हैं। तो लेकिन ये सरकार जो आई है 4 साल में जो है उनको रिटायर कर दे रही है और पेंशन भी नहीं देगी। तो ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में भी कह दिया है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको तुरंत कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। परमानेंट वैकेंसी आएगी जैसे पहले होती थी। ठीक है, अमेरिका की तरफ एक बार फिर हाँ चलते हैं। हाँ, तो अमेरिका की बात हो रही थी। तो अभी जो है ये जब वो बेचारे विदेश गए, क्यों गए? आपने रोजगार खत्म कर दिया। रोजगार की तलाश में वो विदेश गए। अब डायरेक्ट नहीं जा पाए तो दूसरे तरीके से गए, जो भी तरीका उनकी किसी ने समझाया हो या बताया हो। कुछ लोग वहां पहले से रह रहे थे, वो लोग बुलाए और ये गए। तो अब जब ट्रम्प सरकार अब आई है, जो इनके परम मित्र हैं, पहले उनको कोई खतरा नहीं था। जब हमारे माननीय मोदी जी के मित्र आ गए वहां के राष्ट्रपति बनके, तो तुरंत ये इनके लोगों को, भारत के लोगों को या जो भी विदेशी वहां थे अंतराई, उनको बाहर निकाल रहे थे। जब बाहर निकाले तो हथकड़ी लगा के, बेड़िया लगाकर कमर में, पैर में, हाथ में, और सैनिक जो उनके सैनिक का जहाज है उसमें सीट पे नहीं, जो नीचे पार्सल होता है, माल भेजा जाता है मिलिट्री का, तो उस माल के अंदर जहां माल होता है उसमें इनको बैठाकर और बंद करके इंडिया में पहुंचाए। मेरा कहने का मतलब यह है, छोटे छोटे देश वहां पर जो विदेशी थे, यहां तक कि हमारे नेपाल तक के,
और 2-3 छोटे देश के लोग थे। वहां इज्जत के साथ उनको, उनके राजदूत को बताया गया, राजदूत उनका अपने देश से जहाज मंगाया और इज्जत के साथ अपने लोगों को ले गया। और हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बेशरम है, इतना नालायक है, मजबूर होकर कहना पड़ रहा है मुझे, देश की प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, लेकिन इस गरिमा को शर्मसार कर दिया इस व्यक्ति ने। और जो है एक बार भी टर्म से नहीं कहा कि भाई हमारे देश के लोगों को आप इस तरीके से क्यों भेज रहे हो। हम अपना रिमांड अभी ये, हाँ, आप हमारे राजदूत को कहते हैं, हाँ। जो नियम है, हमारा राजदूत आपके अमेरिका में बैठा हुआ है, हाँ। उसको आप कहते हैं हम अपना प्लेन भेजते, हाँ। और जैसे और देशों के लोग हैं वैसे इज्जत के साथ हमारे लोगों को भेज देते। लेकिन ये बेशरम सीधा कहा कि वो लोग अनथराइज गए थे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, वो लोग भी तो अनथराइज गए थे, दूसरे देश के लोग। अभी नेपाल की एक न्यूज आई है, जो नेपाल के लोग थे तो नेपाल से तो मना कर दिया गया, तो वहां से जब एरोप्लेन भेजा गया तो उसमें से बिठा करके बकायदा पूरी इज्जत के साथ में वहां के लोगों को नेपाल भेजा गया, पूरी इज्जत के साथ। जी जी। भारत में आए थे तो हथकड़ी में आए थे, इस पर भी काफी ज्यादा मामला गर्मा गया था, आपने देखा होगा। जी भाई, वही बात मैं बता रहा हूँ ना। उसके बाद ये जब पहली टीम आ गई, उसके बाद ये टर्म से मिलने गए अपने दोस्त से, जबकि उन्होंने जब आपकी जीत कर आए हैं तो इनको जो है बुलाया ही नहीं उसने, शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया था हमारे प्रधानमंत्री को, इतनी बड़ी बेइज्जती की उनको। हमारे यहाँ का विदेश मंत्री जाके वहां बैठा रहा कई दिन, वहां सिफारिश करता रहा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, मोदी जी को, उनके दोस्त थे। लेकिन उनका निर्देश था टर्म्स का, इनको जाने नहीं दिया। बाद में फिर ये दूसरे बहाने से गए वहां, किसी डील के बहाने से जो भी गए। जब वहां गए तो वहां पर जो है जब टर्म्स से मुलाकात हुई तो टर्म्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और मोदी जी फंस गए। आज तक इन्होंने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पत्रकार वार्ता आप लोगों से कभी वार्ता नहीं की उन्होंने, किसी भी प्रेस वाले से। अब वो फंस गए, अब उनके सामने जो है उनसे पूछने लगे। जब उनसे बात हुई तो जो बात वो कर रहे थे, किसी पत्रकार ने पूछ लिया उनसे, वो क्या पूछा था देखिए, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, उनके अडानी जी के बारे में, अडानी जी के बारे में जब उसने पूछना चाहा तो उन्होंने जवाब देने की बजाय वो कह रहे हैं अपने देश की सभ्यता समझाने लगे उस पत्रकार को कि हमारे देश में जो है वो गीता का उपदेश देने लगे और मेन मुद्दे पर उन्होंने बात ही नहीं की। उसके बाद टर्म्स ने वहां पर उनके कुछ शर्तें रखी, टैरिफ को लेकर के बात हुई थी कि अमेरिका इंडिया पर 100% जो टैरिफ है वो लगाने वाला है। हाँ, तो वो जो कहता गया ये सुनते गए, एक बार भी इन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि लड़ाकू विमान की बात हुई खरीदने की, उस पर भी ये शांत रहे, किस रेट में दे रहा है किस रेट में नहीं दे रहा है, इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, सब एक्सेप्ट करके चले आए। जबकि इनको चाहिए था कि भाई आप अपना रेट बताइए, हम और पता करेंगे, हमारे रूस से भी पहले आते रहे हैं लड़ाकू विमान, हम पता करेंगे जहां पे हमें सस्ता पड़ेगा और अच्छी चीज होगी तो उसको हम खरीदेंगे। लेकिन ना, ये शांत होके बैठे रहे। केवल कारण एक ही है, अडानी जी का। कहीं उनके मित्र परम मित्र अडानी जी को मुसीबत ना आ जाए इस नए मित्र के द्वारा, मतलब टर्म्स जी के द्वारा अडानी जी को परेशानी ना आ जाए, क्योंकि अडानी जी वहां से फरार हैं। उनके खिलाफ जो है वो वारंट इशू है, 2000 करोड़ के लगभग जो है पैसे का घपला किया है उन्होंने, किसी प्रोजेक्ट के लिए लिया था उसको पूरा नहीं किया। उस पैसे को लाकर यहाँ पर इंडिया में ये जो है रिश्वत में वो पैसे लगाए हैं। उसमें जो ये पावर प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया है, ये जो सूरज की किरणों से बनता है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसमें उन्होंने लगा दिया है। अब वहां अमेरिका में जिस काम के लिए पैसे लिए तो उस काम को पूरा नहीं किया उन्होंने जो है वारंट इशू कर दिया। जब वारंट इशू कर दिया तो उनको बचाने के चक्कर में मोदी जी सारी शर्तें मानते जा रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है कहते हुए, और शर्म भी आती है माननीय मोदी जी के बारे में कि वो इतना जो है एक मित्र के लिए, मित्र को बचाने के लिए गिर जाएंगे कि
जो है, अच्छा इससे पहले 16 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए जो है इन लोगों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का, उन्होंने कर्ज माफ कर दिया आते ही, जब सरकार बनी थी इनकी। और हमारे किसान बेचारे का जो है 10,000 रुपया नहीं माफ किए। भाई हमारे किसानों का आप कर्ज क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? या गरीब लोग जो लोन लिए हैं मकान बनाने के लिए या धंधा करने के लिए, उनका क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? तो हमारे आदरणीय राहुल जी इन सब चीजों पर निगाह लगाए हुए हैं और समय आने पर इनको जवाब देंगे और देश की जनता के हित में काम करेंगे। अच्छा, महाकुंभ की बात कर रहे थे। जी जी। महाकुंभ पे क्या कहना चाहेंगे? अभी योगी जी एक नाविक को लेकर के काफी तारीफें कर रहे थे कि करोड़ों रुपए उसने कमा लिए 45 दिन में, फिर पता चलता है कि वो तो क्रिमिनल निकला है। आपको कुछ ज्ञान है या फिर नहीं? आपने देखी है खबरें? देखिए ऐसा है, देखा तो हमने लेकिन अब वहां पर आप देखेंगे तो जितने नाविक हैं, नाविक हमने निषाद भाई, निषाद भाइयों का काम जो है सारा छीन लिया इन्होंने। सब गुजराती आ गए वहाँ, जितने बिजनेसमैन थे सब इन्होंने गुजरात को ठेका दे दिया, सारा गुजरातियों को। तो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो वो भाई हैं हमारे नाविक, वो निषाद भाई, वो कहाँ जाएंगे भाई? उनका बिजनेस तो आपने चौपट कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, इस महाकुंभ में मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुसलमानों को वहां जाने के लिए मना कर दिया था कि कोई धंधा ना करे, कोई दुकान ना लगाए। नहीं तो जो अभी हजारों लोग हमारे दबकर मर गए उसमें कुंभ मेले में, देखा होगा आपने वीडियो में, इनके रिकॉर्ड के हिसाब से 30 लोग मरे हैं। 30 लोग भी कौन कौन मरे हैं इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, खाली 30 इन्होंने आंकड़ा दे दिया है। हजारों लोग दबकर मर गए उसमें। और अगर मुसलमान भाई उसमें दुकान लगाए होते तो मुझे लग रहा है ये वहां भी हिंदू मुस्लिम कर देते कि मुसलमानों ने ही ये सब कुछ कराया है। तो ये तो जो है ऊपर वाले का जो है एक करिश्मा है कि जो है उनको बचा लिया, हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं करने दिया, नहीं तो हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम ला देते हैं। मुस्लिमों ने मस्जिद में जगह दी थी। हाँ, उस समय उन्होंने अपनी वो मस्जिद खोल दी, मजारे खोल दी सब। और जो इनका वो बच्चों को पढ़ाते जो वो सारा खोल दिया। क्या बोलते हैं उसको, बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, मस्जिद और वो मुझे भी उसका नाम नहीं याद है, स्कूल टाइप जो होता है इनका। हाँ, वो सारा खोल दिया और वो उनकी सेवा कर रहे हैं, सबको ले गए बेचारों को, बचाए हिंदुओं को। आप लोग लगातार, अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। आप लोग लगातार बीजेपी की खिलाफत करते हैं, बीजेपी से मतलब कि नाराज रहते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। मायावती जी एक तरफ कहती हैं कि कांग्रेस वाले और जो सपा वाले हैं बीजेपी की बी पार्टी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, देखिए आदरणीय बहन जी हमारी बहुत आदरणीय है, हम उनकी इज्जत करते हैं मायावती जी की, और शुरू से आज भी। लेकिन बहन जी कब क्या बोल जाए, उनके अंदर भी जो है पूरा, मतलब वो बिना सोचे समझे भी कभी कभी कुछ बोल जाती हैं। लेकिन बहन जी जो ये बात कही है कांग्रेस के बारे में, बहन जी को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आदरणीय बहन जी, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा जब स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर आपके साथ हादसा हुआ था और पहली बार आप मुख्यमंत्री बनी थी इस प्रदेश की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे केंद्र में, और उन्होंने जो है तुरंत हमारे वो राष्ट्रपति से संपर्क किया और राष्ट्रपति के यहां से फोन आया मोतीलाल वोरा जी को, जो इस समय राज्यपाल थे हमारे कांग्रेस के। उन्होंने रात में 12 बजे फोर्स के साथ आपको जो है राजभवन में बुलाया और आपको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई रात में 12 बजे। आप उसी कांग्रेस को कह रही हो कि बीजेपी की बी पार्टी है। बीजेपी की बी पार्टी कौन है, वो देश की जनता इस समय जान रही है अच्छी तरह। इतने दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे आपके देश के अंदर, लेकिन आपने कहीं आवाज उठाई है? बहन जी कहीं आवाज नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए कि कहीं बीजेपी वाले नाराज ना हो जाए। बहन जी को हमने कई बार एडवाइस भी दिया, आप लोगों के माध्यम से कई चैनलों पर बोले हैं,
जैसे आपके चैनल पे अभी बोल रहे हैं, बहन जी से हमने कहा बहन जी आप डरिए नहीं, आप बाहर आइए, ईडी सीबीआई और मोदी जी आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, खाली एक बार बाहर आइए, सच्चाई को सामने लाइए। अगर आपको जेल जाने की नौबत आएगी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का दलित आपके साथ होगा, लेकिन आप आइए तो आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए आप इस तरह की बात कर रही हैं, जो आपको पहली बार इसने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आप 3 बार मुख्यमंत्री बनी। भाई आपको ईसा की निगाह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप चलो आपकी सरकार बनी, अच्छी बात है, आपने बहुत से काम कराए, लेकिन मैं हर बार बोलता हूं, फिर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं बहन जी, आपने उत्तर प्रदेश में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की वो सब आपके सामान्य कर दिया आपने, जबकि पूरे देश के अंदर भारत में रिजर्व कोटे की वैकेंसी है सफाई कर्मचारियों की, आपने सब सवर्णों को भर दिया। जो भी सवर्ण भरे हैं आप आज चेक करा लीजिए, या मोदी जी योगी जी जो हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जांच करा लें, एक भी सवर्ण जो सफाई कर्मचारी है कोई भी सफाई का काम नहीं कर रहा है, दलित से करवा रहा है, सेट कर लिया है उसको कि भाई अब दलित क्या करे बेचारा, उसके पास काम नहीं है, 4-5 हजार रुपए में तैयार हो जाता है कि भाई चलो गांव में हम सफाई कर देंगे, वो सफाई करता है, तनख्वाह वो सवर्ण व्यक्ति सामान्य वर्ग का व्यक्ति तनख्वाह उठा रहा है, और वो तनख्वाह लेने के बाद उसी में से 5,000-6,000 जो तय हो जाता है वो जो है दे दिया, उसको दे देता है। इतना ही नहीं, जब चेकिंग कोई जाएगी, कंप्लेन होगी, चेक करने कोई अधिकारी जा रहा है तो गांव का प्रधान सूचना दे देता है कि बाबू साहब, पंडित जी आपको फले दिन रहना है वहां पर, नहीं रहेंगे तो चेकिंग आ रही है, आप गैर हाजिर हो जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे। तो क्योंकि प्रधान को भी देते हैं वो लोग कमीशन। तो ये बहन जी ने बहुत गलत किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलित वर्ग के लोग सफाई कर्मचारी ही बने, भाई हमारे IAS IPS भी हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, दलित समाज के लोग। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के अंतर्गत आज सब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बहन जी जिसको बी टीम कह रही है हमें कांग्रेस को, बी टीम खुद बनी हुई है, ये बाबा साहेब को भूल गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को ही नहीं बल्कि मान्यवर कांशीराम जी जो इनको ले आए थे राजनीति में, उनको भी ये भूल गई है। उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपने किसी को राजनीति में नहीं लाऊंगा और आप भी मत लाना, लेकिन इन्होंने अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बनाया और फिर निकाल दिया उसको, और उसके बाद अपने भाई को बना दी कोऑर्डिनेटर भी बनाया, उपाध्यक्ष वही हैं। तो लेकिन भाई ने कहीं उनका बेटा ना नाराज हो जाए, भाई ने भी इस्तीफा दे दिया। तो बहन जी आप अपने घर के अंदर ही बाप बेटों में क्यों लगवा रही हैं? भाई आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, सिर्फ आप बाहर निकलिए तो सच्चाई सामने लाइए। चलिए एक आखिरी सवाल है कि क्या वजह हो सकती है कि मायावती जी इतना शांत रह रही हैं? वरना उत्तर प्रदेश में तो बसपा का एक बहुत बड़ा नाम था, सपा और बसपा की ही टक्कर थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है कि जो बसपा है एकदम शांत है। मायावती जी के तो मतलब कोई स्पीच वगैरह आती ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। नहीं ऐसा नहीं है, बहन जी कभी कभी स्पीच देती हैं और आरोप लगा देती हैं कांग्रेस के ऊपर, सपा के ऊपर। मतलब अभी स्पीच दिया ना, पहले वाली बात नहीं है ना, पहले वाली बात तो ये करना ही नहीं चाह रही है ना। हाँ। क्योंकि इस तरीके से घिर गई हैं। हाँ। जो हमारे आनंद भाई जो हैं उनके पीछे अभी सुना होगा आपने, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ का मामला है, वो सब दबाना है, प्रॉपर्टी अपनी बचानी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी बहन जी ने बना ली है, कौन मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास नहीं है प्रॉपर्टी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप सामने तो आइए। भाई दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसके दम पर आप सरकार बनाई है, जिसकी नेता हैं आप, कम से कम उनके अभी एक बच्ची का पिछले महीने जो है दोनों आंखें फोड़ दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए उसके, उसको जो है रेप करने के बाद जो है 22 साल की बच्ची, गांव के लोग ही कुछ थे जो बाद में पकड़े गए, उसको नहर में, सूखी नहर में फेंक दिया गया था। आपने एक आवाज नहीं उठाई। जितने भी अत्याचार होते हैं उस पर आवाज नहीं उठाती है। एक महिला दरोगा के साथ बलात्कार हो गया था कानपुर में, उस पर आपने नहीं आवाज उठा।
उठाया। एक महिला दरोगा यहाँ हेडक्वार्टर में थी, उसको जो है बदमाश उसके घर से उठाकर जो है 2-3 किलोमीटर दौड़ाते रहे और उसको धमकी दी है कि जो केस आपने जो ये केस कोई पांडे नाम का आदमी था उसके खिलाफ उन्होंने केस किया था यहाँ हजरतगंज थाने में, तो उसको वापस लेने के लिए उसको 3 किलोमीटर तक घुमाते रहे। अब बाद में उसको छोड़ दिया गया, आप उस पर भी चिप रही। अरे भाई ये चलो मोदी योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप बोल तो सकते हैं जो उनमें कमी है। भाई योगी जी को चाहिए कि प्रशासन को दुरुस्त रखे। बहन मायावती जी के बारे में सब जानते हैं, जिस समय वो रही मुख्यमंत्री शासन एकदम टाइट था, शासन के मामले में वो उनका कोई मुकाबला नहीं, बहुत अच्छी सरकार चलाई उन्होंने। लेकिन अब बहन जी के अंदर क्या हो गया है, अच्छा इतना डरती नहीं बहन जी, क्योंकि जो मान्यवर कांशीराम के समय से इस पार्टी को बनाने में सहयोग किए थे उन सबको बहन जी ने एक एक करके निकाल दिया। कारण ये है, सिर्फ बहन जी से कोई कहे ना कि बहन जी आप ये गलत की हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अगर ये कह दिए तो बहन जी की निगाह में आ गए, आप वापस हो जाएंगे, पार्टी से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहला मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री बनी थी ये क्या नाम ये सपा सरकार से मिलकर जो बनी थी पहली सरकार, राज बहादुर जी मंत्री थे, तो किसी बात को लेके सबसे पहले इन्होंने राज बहादुर को ही अलग किया, जबकि मानवर कांशीराम जी के साथ वो ये बहन जी को खुद साइकिल पे बैठा बैठा के जो है गांव-गांव वो उस समय नुक्कड़ सभाएं करवाते थे। राज बहादुर जी वो प्रदेश के पहले बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे वो, लेकिन उनको नहीं बख्शा। उसके बाद सारे बड़े बड़े जितने सहयोगी थे सबको उन्होंने बाहर कर दिया और एक ऐसा अपना सलाहकार रख लिया है कि जो वो कहता है वही ये करती है। तो बहन जी से मेरा अनुरोध है, सलाहकार की बात आप मानिए, लेकिन खूब आत्मचिंतन कीजिए आप कि आप आज आपके अपने लोग ही आपके साथ क्यों नहीं है। अब मुझे बहन जी सिर्फ ये डर लग रहा है कि जो इस समय है भी आपके साथ, कहीं वो भी आपको धोखा देके न चले जाए, क्योंकि आपने अपने जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, कर्मठ साथी थे आपके उस समय के, जब आप याद कीजिए जब शुरू में आपने स्टार्ट किया था उन तक को आपने नहीं बख्शा, कई तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए, लेकिन जो हैं कम से कम उनको लेके आपको चलना चाहिए था। नहीं चल रही हैं, कोई बात नहीं, आप अपने भाई आप 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश की पढ़ी लिखी हैं, आप अपना आत्मचिंतन कीजिए और अगर हो सके तो कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें ना करिए आप। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामबरन गौतम जी थे, इनका हमने इंटरव्यू लिया, बातचीत किया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।